एक ऐसी जानलेवा बीमारी जिसने पूरी दुनिया में अब तक करीब 8.5 करोड़ लोगों को अपने चपेट में ले चुका है और करीब 4.5 करोड़ लोगों को मौत के घाट भी उतार चुका है। WHO के अनुसार साल 2022 में भी इस बीमारी से करीब 3.9 करोड़ लोग इन्फेक्टेड थे और करीब 6.5 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई। अगर हम इंडिया की बात करें तो NACO यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार केवल साल 2021 में इंडिया में करीब 42,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। यानी अगर देखा जाए तो हर दिन करीब 115 लोगों की मौत हो रही थी। अगर हम पिछले साल यानी 2023 की बात करें तो उस साल भी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इंडिया में 31 लाख लोग इस बीमारी से जूझ रहे थे। ये एक ऐसी बीमारी है जिस पर न जाने कई बुक्स पब्लिश हुई, अनेकों फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बनी और इसको लेकर कई कंट्रोवर्सीज भी हुई। लेकिन इस बीमारी की शुरुआत कैसे हुई, इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर आज भी एक तरह से ये एक रहस्य ही बना हुआ है। इस बीमारी का नाम है एड्स, जो कि HIV के इन्फेक्शन से होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 5 जून 1981 को, जब USA में लोगों की नजर CDC के द्वारा पब्लिश किया गया एक MMWR रिपोर्ट के ऊपर पड़ी। यहाँ आपको बता दें कि CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और MMWR का मतलब है मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी वीकली रिपोर्ट। यानी आसान भाषा में कहें तो CDC यूनाइटेड स्टेट्स का ही नेशनल पब्लिक हेल्थ एजेंसी है, जो कि US गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस के अंडर में आता है। इसकी स्थापना साल 1946 में की गई थी। इसका मेन काम होता है कि ये किसी भी बीमारी को फैलने से रोकता है। ये लोगों के बीच में अलग अलग हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को लेकर जागरूकता फैलाने का काम करता है। ये अलग अलग बीमारियों को स्टडी करता है, उसके होने का कारण पता करता है और उसे रोकने का उपाय बताता है। ये आने वाली अलग अलग बीमारियों से होने वाली खतरों के बारे में भी बताता है। ये अमेरिका के साथ साथ दुनिया के अलग अलग देशों के साथ भी काम करता है और एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करके लोगों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने का काम करता है। अब जैसा कि मैंने अभी कहा कि CDC अलग अलग बीमारियों को स्टडी करके उसके बारे में लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने का काम करता है। तो इसी अवेयरनेस को फैलाने के लिए CDC कई प्रकार के रिपोर्ट्स तैयार करता है और उसे पब्लिश करता है। और इन्हीं रिपोर्ट्स में से एक रिपोर्ट है MMWR यानी कि मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी वीकली रिपोर्ट। अब जैसा कि इसके नाम में ही वीकली जुड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा रिपोर्ट था जिसे कि हर सप्ताह पब्लिश किया जाता था और हर सप्ताह नए नए रिपोर्ट्स पब्लिश होते थे। तो इसी MMWR में 5 जून 1981 को एक रिपोर्ट पब्लिश होती है। उस रिपोर्ट में क्या था, चलिए मैं आपको उस रिपोर्ट की एक शॉर्ट समरी बताता हूँ और उसे समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि उस रिपोर्ट को समझना बेहद जरूरी है। उस रिपोर्ट की हेडलाइन थी न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया लॉस एंजलिस, और उसके नीचे ये लिखा था कि अक्टूबर 1980 से लेकर मई 1981 के दौरान कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के 3 अलग अलग अस्पतालों में 5 युवकों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। 5 युवक एक्टिव होमोसेक्सुअल थे। होमोसेक्सुअल का मतलब होता है अ पर्सन और एनी इंडिविजुअल हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू पीपल ऑफ सेम जेंडर। अब चूंकि यहाँ पर 5 लोग मेल जेंडर के हैं, तो इसके लिए गे शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए उसके नीचे लिखा था कि जब इन सभी 5 लोगों का इलाज हो रहा था तो पता चला कि इन सभी 5 लोगों को न्यूमोसिस्टिस कैरिनी न्यूमोनिया नामक बीमारी है। यहाँ आपको बता दें कि न्यूमोसिस्टिस कैरिनी न्यूमोनिया को ही अब न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी न्यूमोनिया कहा जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में PCP या PJP भी कहते हैं। ये एक फंगल इन्फेक्शन डिजीज है जो कि पहले लंग्स को और फिर धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को ही पूरी तरह से कमजोर कर देता है। अक्सर ये बीमारी होती ही है वैसे लोगों को जिसकी इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कमजोर हो। हेल्दी पर्सन में ये बीमारी एक्सट्रीमली रेयर है। फीवर, कफ, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, ठंड लगना, थकान महसूस करना इत्यादि ये सभी इस बीमारी के लक्षण हैं। उस रिपोर्ट में आगे लिखा था कि इन 5 पेशेंट को साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन यानी CMV और कैंडिडल म्यूकोसाल इन्फेक्शन भी था। साइटोमेगालोवायरस यानी CMV ये एक कॉमन वायरस है जो कि किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। अगर ये वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में चला गया तो वो हमेशा के लिए उस व्यक्ति के शरीर में रहेगा। हालांकि इस इन्फेक्शन का कोई खास लक्षण नहीं होता है और लोगों को पता भी नहीं चलता है
क्योंकि आमतौर पर व्यक्ति के इम्यून सिस्टम इस वायरस से होने वाली बीमारियों को होने नहीं देता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो तो ये वायरस कई प्रकार के बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। उस रिपोर्ट में दूसरा इन्फेक्शन का नाम था कैंडिडल म्यूकोसल इन्फेक्शन। देखिए, कैंडिडल म्यूकोसल इन्फेक्शन भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, जैसे कि माउथ, थ्रोट, एसोफेगस और इंजेनिटल्स। इसके कुछ लक्षण भी हैं, जैसे कि व्हाइट पैचेस ऑन इनर चीक, थ्रोट, माउथ, निगलने में कठिनाई, खुजली या खुजलाहट और दर्द इत्यादि। रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि 5 में से 2 पेशेंट की मौत हो चुकी है और फिर नीचे उन सभी 5 पेशेंट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी हुई थी। 5 में से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानते थे और ना ही उन सभी को कोई कॉमन सेक्सुअल पार्टनर के बारे में भी कुछ पता था। अब चूंकि उस समय यूएस में न्यूमोसिस्टिस प्न्यूमोनिया का पेशेंट्स बहुत ही कम हुआ करती थी और वैसे लोगों को होती थी जिसकी इम्यून सिस्टम काफी वीक होती थी। लेकिन यहाँ पर केस थोड़ा अलग था, क्योंकि यहाँ पर ये पेशेंट्स पहले हेल्थी थे और फिर बाद में इन्हें न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनिया हुई और काफी इलाज होने के बाद भी इनमें कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे यह बीमारी कई शहरों में फैलने लगी और लोगों को न्यूमोसिस्टिस प्न्यूमोनिया के साथ साथ कई और भी बीमारी होने लगी, जैसे कि कपोसिस, सार्कोमा इत्यादि। जैसे जैसे इलाज चलता रहा और कई टेस्ट्स होते रहे तो पता चलता है कि ये बीमारी इन 5 को किसी कॉमन एक्सपोजर के कारण हुआ होगा। यानी कोई ऐसी एक कॉमन चीज रही होगी जो इन 5 पेशेंट्स के कांटेक्ट में कभी न कभी जरूर आई होगी, या फिर ये बीमारी सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण हुई होगी। अब चूंकि ये 5 लोग एक्टिव होमोसेक्सुअल यानी गे थे, तो डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट्स का अब ये शक हकीकत में बदलता दिख रहा था और इसीलिए उन्होंने इस बीमारी का नाम गिर दिया, यानी गे रिलेटेड इम्यून डिफिशिएंसी। यहाँ पर गे वर्ड का यूज इसलिए किया गया क्योंकि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को लगा कि ये बीमारी केवल गे लोगों में ही होता है, और इम्यून डेफिशिएंसी का यूज इसलिए किया क्योंकि इस बीमारी में पेशेंट्स के इम्यूनिटी पावर बहुत ही कम हो जाते थे। इधर कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इस बीमारी का मेन कारण जानने की कोशिश कर रहे थे और सीडीसी के द्वारा भी कई टीम्स बनाई गई और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि पिछले कुछ सालों से जितने भी लोग इन 5 लोगों के साथ फिजिकल कांटेक्ट में थे, उन सभी लोगों का पता लगाया जा सके, जिससे कि यह पता लग सके कि इस बीमारी का जड़ कहां से है या ये बीमारी कहां से शुरुआत हुई। लेकिन तभी एक और शॉकिंग न्यूज आती है कि ये बीमारी केवल गे या होमोसेक्सुअल्स में ही नहीं, बल्कि मेल फीमेल, बच्चे बूढ़े सभी को हो रहा था और कई शहरों से काफी संख्या में इस बीमारी से ग्रसित मरीजों का आंकड़ा सामने आने लगा और तब जाकर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को पता चला कि ये बीमारी किसी भी जेंडर, किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। और सितंबर 1982 को वैज्ञानिकों ने इस बीमारी का नाम दिया एड्स, यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके बाद डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट की ओर से इस महामारी पर काफी जोर तोड़ से इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च चलने लगी और फाइनली 1983 में डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और हेल्थ डिपार्टमेंट को थोड़ी राहत तब मिलती है जब उन्हें ये पता चला कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में पैस्टर इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर और विरोलॉजिस्ट ल्यूक मॉन्टेग्नियर एंड फ्रेंकोइस बर्रे सिनोसी और उनकी टीम ने इस बीमारी का होने का मेन कारण पता लगा लिया। इस टीम ने कहा कि ये बीमारी एक वायरस के कारण हो रही है और इन्होंने इस वायरस का नाम दिया लिम्फाडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, या शॉर्ट फॉर्म में कहें तो LAV। इसी टीम के हिस्सा रहे थे वायरोलॉजिस्ट साइमन वेन हॉब्सन। जरा उन्हीं से सुनिए कि क्या चैलेंज और हालात थी उस टाइम की जब वे इस वायरस का पता लगा रहे थे। When this first came, people thought that this bomb from nowhere necessitated sort of novel explanations, and no one really knew. There was no cousin, if you wish, to this sort of virus known in the animal kingdom at that point. और कुछ ही समय बाद यूनाइटेड स्टेट्स में ही नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर रॉबर्ट गैलो ने भी यह दावा किया कि वे इस बीमारी का मेन कारण को पता कर लिया है। इन्होंने कहा कि ये बीमारी एक वायरस से हो रहा है और इन्होंने इस वायरस का नाम दिया HTLV टाइप 3, यानी ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस टाइप 3। हालांकि इनके इस डिस्कवरी के ऊपर कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई जो हमारे काम की नहीं है, इसलिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद यह पता चला
कि जिस वायरस की खोज पेरिस के पाश्चर इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर्स ने की थी, यानी LAV, और जिस वायरस की खोज यूनाइटेड स्टेट्स के ही नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर रॉबर्ट गैलो ने की थी, ये दोनों वायरस एक ही वायरस के दो अलग अलग वेरिएंट्स थे। और फाइनली इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साल 1986 में साइंटिस्ट ने LAV और HTLV टाइप 3 के जगह पर एक नए टर्म का यूज करना शुरू किया। वो टर्म था ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी HIV। दोस्तों, डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब ये पता लगाना था कि ये वायरस आखिर आया कहां से। रिसर्च चलती रही और फाइनली साल 1989 में साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने यह पता लगा लिया कि HIV वायरस की तरह ही एक वायरस चिंपांजी में भी पाया गया, जो कि HIV से काफी सिमिलर था। साइंटिस्ट ने इस चिंपांजी वाले वायरस का नाम दिया SIV, यानी सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और ये पता लगाया कि इसी SIV वायरस के कारण HIV वायरस का जन्म हुआ। यानी कि जब ये वायरस चिंपांजी में था तो उसे SIV कहते हैं, और जब ये वायरस चिंपांजी से मनुष्यों में आया और म्यूटेशन के बाद यही वायरस HIV बन गया। और इसी के साथ यहाँ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के लिए एक और चुनौती ये आई कि आखिर ये वायरस चिंपांजी से मनुष्यों में आया कैसे। दोस्तों, इसको लेकर मेनली दो हाइपोथेसिस दी जाती है, यानी कि साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि ये SIV वायरस चिंपांजी से मनुष्यों में दो तरीके से आई होगी, और वे इसको लेकर दो थियरीज देते हैं। पहला है द हंटर थियरी और दूसरा है पोलियो वैक्सीन थियरी। अब देखिए, अगर आप आज की बात करें तो मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट द हंटर थियरी को ही ज्यादा सही मानते हैं। क्या है ये दोनों थियरीज, चलिए इसे हम समझते हैं। पहला है द हंटर थियरी। इस हाइपोथेसिस के हिसाब से साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि जब कोई हंटर, या यूं कहें तो जब कोई शिकारी किसी हथियार से चिंपांजी का शिकार कर रहा होगा, तो शिकार करने के बाद वह खुद भी उसी हथियार से जख्मी हो गया होगा जिस हथियार से वह चिंपांजी का शिकार किया होगा, जिससे कि उस हथियार में लगे चिंपांजी का ब्लड अब उस शिकारी के ब्लड के कांटेक्ट में आया होगा, जिससे कि चिंपांजी के ब्लड में मौजूद रहे SIV वायरस अब उस शिकारी के ब्लड में भी आ गया होगा, और फिर धीरे धीरे करके उसी शिकारी से ये वायरस और भी लोगों में फैला होगा। और इसी के साथ साइंटिस्ट ने यह भी पता लगा लिया था कि यह घटना सेंट्रल अफ्रीका के एक बेल्जियन कॉन्गो में हुआ होगा, जो कि एक बेल्जियन कॉलोनी था। और वे ऐसा इसलिए कहें क्योंकि एड्स का सबसे पहला मरीज इसी देश में साल 1959 में मिला। दोस्तों, ये थी पहली हाइपोथेसिस, यानी हंटर थियरी। और अब हम चलते हैं दूसरे हाइपोथेसिस की ओर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल हाइपोथेसिस भी माना जाता था। ये था पोलियो वैक्सीन थियरी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि एड्स का सबसे पहला मरीज साल 1959 में बेल्जियन कॉन्गो की राजधानी लियोपोल्डविल में मिली थी, और आज यही लियोपोल्डविल किंशासा के नाम से जाना जाता है। और अब आते हैं पोलियो हाइपोथेसिस पर। दोस्तों, इस हाइपोथेसिस में मुख्य रूप से 5 लोगों का नाम आता है। पहला है टॉम कर्टिस, जो कि एक जर्नलिस्ट थे। दूसरा है हिलेरी कोप्रोस्की, जो कि एक साइंटिस्ट थे। तीसरा है जोनस सॉल्क, ये भी एक साइंटिस्ट थे। चौथा है एल्बर्ट साबिन, ये भी एक साइंटिस्ट थे। और पांचवां है एडवर्ड हुपर, जो कि एक फ्रीलांसर राइटर, जर्नलिस्ट और बुक ऑथर भी थे। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोस्टली साइंटिस्ट ने ये मान लिया था कि SIV वायरस का चिंपैंजी से मनुष्यों में आने के पीछे का कारण हंटर थियरी ही है। ये मुद्दा हंटर थियरी तक ही खत्म हो जाता, लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट तब आती है जब साल 1992 में एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट टॉम कर्टिस रोलिंग स्टोन नामक एक काफी पॉपुलर मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश करता है। इस आर्टिकल में उन्होंने ये लिखा था कि साल 1959 में कॉन्गो के लियोपोल्डविल में एड्स का पहला मरीज मिलना, और साल 1957 से लेकर साल 1960 के दौरान उसी कॉन्गो में डॉक्टर हिलेरी कोप्रोस्की के द्वारा चलाए गए पोलियो वैक्सीन कैंपेन में कुछ न कुछ कनेक्शन तो जरूर है, क्योंकि उस पोलियो वैक्सीन को बनाने के लिए बंदरों के किडनी टिश्यू का इस्तेमाल किया गया था। और हम सभी जानते हैं कि SIV वायरस चिंपांजी के साथ साथ कुछ प्रकार के बंदरों में भी पाया जाता है। इस आर्टिकल में वे ये भी कहते हैं कि बंदरों में एक और भी वायरस पाया जाता है जिसका नाम है SV40, जो कि उस पोलियो वैक्सीन में भी था। तो हो सकता है कि इस SV40 का कनेक्शन एड्स वायरस से हो। इसके साथ टॉम कर्टिस ने डॉक्टर हिलेरी कोप्रोस्की के ऊपर यह भी आरोप लगाया कि कोप्रोस्की ने पोलियो वैक्सीन बनाने के लिए अफ्रीकन ग्रीन मंकी के टिश्यू का इस्तेमाल किया था, जिसमें कि SIV वायरस हो सकता है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें
कि HIV वायरस मेनली दो प्रकार के होते हैं, HIV-1 एंड HIV-2। HIV-1 सबसे ज्यादा जानलेवा होता है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी आसानी से फैल सकता है और पूरी दुनिया में जितने भी मरीज HIV से इन्फेक्टेड है उनमें से 95% मरीज इसी HIV-1 से इन्फेक्टेड है। HIV-2 वायरस ज्यादा जानलेवा नहीं होता है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता भी बहुत कम है और इस वायरस से ग्रसित मरीजों की संख्या भी कम ही होते हैं। देखिए, कुछ स्टडीज से ये पता चला कि अफ्रीकन ग्रीन मंकी में SIV वायरस पाया तो जाता है, लेकिन ये SIV का एक अलग वेरिएंट होता है जिससे कि एड्स नहीं होता है। और साथ ही बंदरों में भी पाए जाने वाली वायरस SV40 का भी HIV से कुछ खास कनेक्शन देखने को नहीं मिल रहा था। अब टॉम कर्टिस के द्वारा डॉक्टर हिलरी कोप्रोस्की के ऊपर आरोप लगाने के कुछ समय बाद रोलिंग स्टोन मैगजीन ने इस विषय पर पब्लिकली अपोलोजाइज करते हुए इस मामले को खत्म कर दिया था। अब देखिए, ये हिलरी कोप्रोस्की कौन है और ये पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन क्या था और साथ ही इसका एड्स से क्या कनेक्शन था। चलिए इन सभी को जल्दी से शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए, साल 1950 के आसपास दुनिया के कई अलग अलग देशों में पोलियो बहुत तेजी से फैल रहा था और अमेरिका में पोलियो के केसेस काफी ज्यादा नंबर्स में थी। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिससे कि लोग पैरालाइज्ड हो जाते हैं, उनके कई बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है और इस बीमारी से लोगों की मौत भी हो सकती है। तो देखिए, इसी पोलियो बीमारी का इलाज निकालने के लिए कई बड़े बड़े साइंटिस्ट रेस में लगे हुए थे और इसी रेस में एक बहुत ही बड़े और वेल नोन रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट थे, डॉक्टर हिलरी कोप्रोस्की। साल 1950 में इन्होंने न्यूयॉर्क के लेचवर्थ विलेज में 20 हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन पर वे अपने द्वारा बनाए गए पहले ओरल पोलियो वैक्सीन का टेस्ट करते हैं, वो भी बिना गवर्नमेंट से परमिशन लिए हुए। हालांकि इस वैक्सीन से किसी को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जब गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चला तो डॉक्टर कोप्रोस्की को गवर्नमेंट से ऑफिशियल सपोर्ट मिलना बंद हो गया और गवर्नमेंट ने जोनास सॉल्क नामक दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा बनाए गए इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन को टेस्ट के लिए परमिशन दे दी। यहाँ आपको बता दूं कि डॉक्टर कोप्रोस्की के द्वारा बनाए गए ओरल पोलियो वैक्सीन लिक्विड ड्रॉप की तरह माउथ में दिया जाता था, जबकि जोनास सॉल्क के द्वारा बनाए गए वैक्सीन को इंजेक्शन के द्वारा बॉडी पार्ट्स में इंजेक्ट किया जाता था। अब देखिए, गवर्नमेंट ने जोनास सॉल्क के इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन को टेस्ट के लिए परमिशन तो दे दी, लेकिन टेस्ट करने के बाद 23 अप्रैल 1955 को जोनास सॉल्क के द्वारा टेस्ट किए गए इंजेक्टेड ओरल पोलियो वैक्सीन से 260 बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और 11 बच्चे की मौत भी हो जाती है। इसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा जोनास सॉल्क के इस इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन पर कुछ समय के लिए रोक लगा दिया जाता है। देखिए, ये तो बात हो गई जोनास सॉल्क की वैक्सीन की, लेकिन उधर डॉक्टर कोप्रोस्की भी गवर्नमेंट से सपोर्ट न मिलने पर भी हार नहीं माने थे, क्योंकि कई बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टर कोप्रोस्की को सपोर्ट कर रही थी और वे अपने रिसर्च को बढ़ाते रहे। डॉक्टर कोप्रोस्की और जोनास सॉल्क के बाद अब इस रेस में एक और साइंटिस्ट आते हैं, एल्बर्ट साबिन। इनका दावा था कि इन्होंने भी इस पोलियो बीमारी से निपटने के लिए एक ओरल पोलियो वैक्सीन तैयार कर लिया और अब इस रेस में थे डॉक्टर कोप्रोस्की और एल्बर्ट साबिन। इसी के साथ अब बात आई इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा बनाए गए वैक्सीन की टेस्टिंग की। दोनों ने अलग अलग देश को चुना। डॉक्टर कोप्रोस्की ने अफ्रीकन कंट्री बेल्जियन कॉन्गो को चुना, जबकि एल्बर्ट साबिन ने USSR को चुना और दोनों ने लगभग एक ही समय पर टेस्ट भी किया। टेस्ट होने के कुछ समय बाद साल 1960 में एल्बर्ट साबिन के वैक्सीन को ज्यादा सेफ और असरदार माना गया, लेकिन डॉक्टर कोप्रोस्की के वैक्सीन का क्या, जो उन्होंने अफ्रीका के बेल्जियन कॉन्गो में टेस्ट किया था। सोचने वाली बात यह है कि एल्बर्ट साबिन के USSR में एक भी एड्स के पेशेंट्स नहीं मिले, लेकिन साल 1959 में इसी बेल्जियन कॉन्गो में जहां डॉक्टर कोप्रोस्की ने अपना पोलियो वैक्सीन टेस्ट किया था, वहीं से ही एड्स का सबसे पहला मरीज देखने को मिलता है। इसके बाद काफी लोगों को डॉक्टर कोप्रोस्की के द्वारा बनाए गए वैक्सीन पर डाउट होने लगा। इसी बात को लेकर जब जर्नलिस्ट टॉम कर्टिस और एक साइंटिस्ट डॉक्टर सेसिल फॉक्स ने जब फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से कॉन्गो में टेस्ट किए गए डॉक्टर कोप्रोस्की के वैक्सीन की मांग करते हैं ताकि वे डॉक्टर कोप्रोस्की के वैक्सीन को जांच कर सके, तो फूड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने उन्हें देने से साफ मना कर दिया और कहा कि कॉन्गो में दिए गए वैक्सीन अब नहीं है और अब वो खत्म हो गए हैं। हालांकि टॉम कर्टिस और डॉक्टर सेसिल फॉक्स का ये भी कहना था कि वो वैक्सीन अवेलेबल था, लेकिन उन्हें जानबूझकर नहीं दिया गया। हालांकि एल्बर्ट साबिन ने बेल्जियन कॉन्गो में टेस्ट किए गए डॉक्टर कोप्रोस्की के एक वैक्सीन को ढूंढ निकालते हैं। उस वैक्सीन का नाम था चैट।
अब जब उन्होंने इस चैट वैक्सीन की जांच की तो पता चला कि ये ह्यूमन के लिए सेफ नहीं था और साथ ही इसमें एक अननोन वायरस भी पाया गया। एल्बर्ट सबिन ने अपने इस जांच की रिपोर्ट एक लेटर के माध्यम से डॉक्टर कोप्रावस्की को भी भेजा, लेकिन इसको लेकर डॉक्टर कोप्रावस्की का जवाब में काफी एरोगेंस था। अब देखिए, ये सारी बातें यहीं समाप्त हो जाती कि डॉक्टर कोप्रावस्की के पोलियो वैक्सीन सेफ नहीं था। दोस्तों, डॉक्टर कोप्रावस्की पर ये सारे आरोप लगाए तो जा रहे थे, लेकिन इन आरोपों को साबित करने के लिए किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था और इसी पहेली को शुरू से लेकर अंत तक ठोस सबूत के साथ सुलझाने के लिए इस कहानी में अब एक नए व्यक्ति का चेहरा देखने को मिलता है। इस व्यक्ति का नाम था एडवर्ड हुपर। ये एक जर्नलिस्ट थे और इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर एड्स की शुरुआत कहां से और कैसे हुई, वो भी पूरी ठोस सबूत के साथ। और इसलिए वे अफ्रीका जाते हैं। अफ्रीका जाने के बाद उन्होंने बहुत ही डीप इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। ये उन सभी जगहों पर जाते हैं जहां पर डॉक्टर कोप्रावस्की के पोलियो वैक्सीन का टेस्ट किया गया था। इससे रिलेटेड सैकड़ों लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं, हजारों डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करते हैं, कई सबूत जुटाते हैं और इस पूरे रहस्य को सुलझाने में उन्होंने 17 इयर्स यानी 17 साल लगा दिए। और फाइनली इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट्स उन्होंने साल 1999 में द रिवर नाम के एक किताब में पब्लिश किया, जिसमें कि उन्होंने पूरे ठोस सबूत के साथ इस रहस्य को सुलझाया। अब चलिए आपको मैं इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की रिजल्ट्स बता देते हैं। एडवर्ड हुपर के हिसाब से डॉक्टर कोप्रावस्की ने जिस चैट पोलियो वैक्सीन का इस्तेमाल साल 1957 से लेकर 1960 के दौरान अफ्रीका में की थी, उस वैक्सीन में HIV इन्फेक्टेड चिंपैंजी टिश्यूज का यूज किया गया था और यही चिंपैंजी के HIV वायरस मनुष्यों में जाकर HIV का रूप लिया, जिससे कि लोगों को एड्स की बीमारी हुई। इसको साबित करने के लिए एडवर्ड हुपर ने कई प्रूफ दिए, जैसे कि इन्होंने कहा कि डॉक्टर कोप्रावस्की और उसकी टीम के द्वारा लिंडी नामक जगह पर एक काफी घने जंगल में एक कैंप बनाया था, जिसे कि लिंडी कैंप कहा जाता था, जिसमें कि करीब 400 चिंपैंजी को लाया गया था और बाद में इन सभी चिंपैंजीज की मौत हो जाती है। एडवर्ड हुपर ने जब इस लिंडी कैंप में काम करने वाले कई स्टाफ से बात की और एक एक कड़ी को जोड़ते गए, तब जाकर पता चला कि इन चिंपैंजीज के किडनी और ब्लड को निकाला जाता था और स्टैनलीविल लेबोरेटरी जैसे कई जगहों पर भेजा जाता था ताकि इससे पोलियो वैक्सीन बनाया जाए और चैट वैक्सीन भी इसी लेबोरेटरी में तैयार किया गया था। इसके कुछ इंटरव्यूज और प्रूफ 2004 में आई द ओरिजिन ऑफ एड्स नाम के एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी दिखाया गया है। मैं उन सभी इंटरव्यूज को अपने चैनल पर नहीं दिखा सकता क्योंकि इससे कॉपीराइट इश्यूज आ जाएंगे। हालांकि ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है, तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इन सभी आरोपों को लेकर डॉक्टर हिलरी कोप्रावस्की का सिर्फ यही कहना था कि ये सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद है, जिसका साइंटिफिक फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी वैक्सीन बनाने के लिए चिंपैंजी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वैक्सीन बनाने के लिए उन्होंने इंडिया और फिलीपींस से लाए गए बंदरों का इस्तेमाल किया। A journalist presents a hypothesis without facts, and here come the scientists and give him all the scientific facts. The tissue which I used were kidneys obtained either monkeys from Philippines or from India, which was rhesus monkey. This is the normal term, and there are two other species, Macaca mulata. I forgot the name of the species from Philippines, and this is documented by in print. So you never used chimpanzees to... Oh, never in my life. हालांकि यहाँ आपको बता दें कि डॉक्टर कोप्रावस्की का ये बयान भी झूठा साबित हुआ, क्योंकि अफ्रीका में डॉक्टर कोप्रावस्की के द्वारा चलाए जाने वाला पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन के दौरान लिए गए आर्काइव फुटेज और वीडियो से यह साफ पता चलता है कि डॉक्टर कोप्रावस्की ने वैक्सीन बनाने के लिए चिंपैंजीज को लाया था। लेकिन आश्चर्य इस बात से होता है कि इतने सारे ठोस सबूत और गवाहों के बाद भी द रॉयल सोसाइटी के कई साइंटिस्ट्स कम्युनिटी के लोगों ने एडवर्ड हुपर के इस थियरी को इग्नोर कर दिया और गलत बताया। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना था कि डॉक्टर हिलरी कोप्रावस्की एक बहुत बड़े और काफी फेमस साइंटिस्ट थे, इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी, इसलिए साइंटिस्ट कम्युनिटी ने एडवर्ड हुपर को सपोर्ट करने के बजाय डॉक्टर हिलरी कोप्रावस्की को सपोर्ट किया। अब देखिए, लोग ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि FDA के ऊपर पहले भी ऐसे कई आरोप लगाए गए हैं, जिसमें कि ये कहा गया कि FDA कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, लेकिन FDA उस इन्फॉर्मेशन को लोगों से छुपाता है।
तो हो सकता है कि FDA अफ्रीका में टेस्ट किए गए डॉक्टर कोप्रोस्की के वैक्सीन की इंफॉर्मेशन को भी लोगों से छुपा रहा हो। इसके साथ ही डॉक्टर कोप्रोस्की के ऊपर यह भी एक सवाल उठाया जाता है कि जब आर्काइव फुटेजेस और कई गवाहों से यह साफ पता चलता है कि डॉक्टर कोप्रोस्की ने पोलियो वैक्सीन बनाने के लिए चिंपैंजीज के ब्लड और टिश्यूज का यूज किया था, तो फिर जब डॉक्टर कोप्रोस्की से इसके बारे में पूछा गया तो वे किस आधार पर इन सभी आरोपों को गलत बताया? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। अब देखिए, इसके अलावा एड्स की ओरिजिन को लेकर कई और भी हाइपोथेसिस दी जाती है। जैसे कि एक हाइपोथेसिस ये भी बताती है कि एड्स का पहला मरीज अफ्रीका में ही साल 1920 के आसपास मिली, यानी कि अफ्रीका में पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन चलाने से लगभग 30-35 साल पहले। हालांकि इस हाइपोथेसिस का कोई सॉलिड एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। यहाँ मैं आपको एक और बात बता देना चाहूंगा कि डॉक्टर कोप्रोस्की और एडवर्ड हूपर की इस कंट्रोवर्सीज के बाद भी ऐसी कई रिसर्च हुई है जिसमें कि एडवर्ड हूपर के हाइपोथेसिस को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। और अगर आज की बात की जाए तो आज भी ज्यादातर बड़ी बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और साइंटिस्ट हंटर थियोरी को ही सपोर्ट करती है। और इसी के साथ इस एड्स की ओरिजिन की रहस्य आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में HIV का सबसे पहला केस साल 1986 में चेन्नई के कुछ फीमेल सेक्स वर्कर्स में देखा गया था। अब दोस्तों, एड्स और HIV को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको जानना जरूरी है, तो आइए इसे भी हम जान लेते हैं। देखिए, HIV एक वायरस है और एड्स एक कंडीशन है, यानी कि अगर किसी को HIV है तो ये जरूरी नहीं है कि उसे एड्स भी होगा, लेकिन अगर किसी को एड्स है तो ये फिक्स है कि उसे HIV भी होगा। देखिए, अगर HIV काफी समय तक किसी व्यक्ति के शरीर में रहता है तो वह CD4 सेल्स को डैमेज करता है। CD4 एक तरह का व्हाइट ब्लड सेल्स होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखता है और अलग अलग बीमारियों से लड़ने का काम करता है। जब HIV इसी सेल्स को डैमेज करता है और अगर काफी समय तक डैमेज करे तो ये व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से कमजोर कर देता है और एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जब व्यक्ति का इम्यून सिस्टम किसी भी बीमारी से लड़ नहीं पाता है और वह बहुत ही बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है, और इसी लास्ट कंडीशन को हम एड्स कहते हैं। हालांकि ये बीमारी क्यूरेबल तो नहीं है, यानी इस बीमारी का कोई सटीक इलाज तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को HIV हुआ और वह शुरू से ही इसका इलाज करवाकर मेडिसिन लेना शुरू कर दें तो वे इस HIV को एड्स तक पहुंचने से रोक सकता है और एक हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ भी जी सकता है। HIV एक इन्फेक्टेड पर्सन से ही दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ये किसी के बॉडी में अपने आप जन्म नहीं लेता है। HIV मेनली अनप्रोटेक्टेड एनल और वेजिनल इंटरकोर्स, सीमेन, वेजिनल फ्लूइड्स, ब्रेस्ट मिल्क, शेयरिंग नीडल्स और सिरिंजेस और एनी ड्रग इंजेक्शन इक्विपमेंट्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन इत्यादि जैसे माध्यम से फैलता है। अब देखिए, HIV किसेस, हग्स एंड फूड शेयरिंग से नहीं फैलता है। यहाँ मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि अगर किसी को HIV या एड्स हुआ हो तो डायरेक्ट उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाने से पहले आप ये भी जान लें कि HIV या एड्स सिर्फ अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ही नहीं बल्कि इसके कई और भी रीजंस हो सकते हैं जो मैंने आपको अभी अभी बताया। इसलिए अगर आपके आसपास में किसी को HIV या एड्स हुआ हो तो उससे भेदभाव करने के बजाय आप उसका सहारा बने और उसकी हेल्प करें, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें आप अपने सेफ्टी का ध्यान जरूर रखें। और इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पूरी बातें अच्छे से समझ आई होगी। और बस हर बार की तरह इस बार भी अंत में यही कहूँगा कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। और बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपना फीडबैक या किसी भी तरह की सजेशंस देना हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दें, क्योंकि इन्हीं फीडबैक से हम अपने अगले आने वाले वीडियोस को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो मैं आपके मर्जी के ऊपर ही छोड़ देता हूँ। धन्यवाद।